हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी नेट जीआरएफ केबीए से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके उपस्थित हूँ। जो प्रश्न है साथियों 2022 टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं। उम्मीद है कि जो प्रश्न हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे साथियों। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मृतकों की पुस्तक कह रहा है कि मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी। न कह रहा है कि किस काल में लिखी गई थी, प्रागैतिहासिक काल में, मिस्र काल में, रोमन काल में या यूनान काल में। तो मृतकों की पुस्तक जो थी किस काल में लिखी गई थी, तो बताएं चले साथियों। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिस्र की काल में, न मिस्र काल में। या तो यहाँ पे बी वाला आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी को ही अंतोष्टि संबंधी कला भी कहा जाता है साथियों। ना ये प्रश्न कभी मृतकों की पुस्तक करके पूछता है या स्वर्गवासियों की पुस्तक करके पूछता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। इसकी जो खोज हुई थी जर्मन मिस्रविद कार्ल रिचर्ड लेप्लियस ने की थी साथियों। कौन किया था साथियों इसका खोज? जर्मन के थे और मिस्रविद कार्ल रिचर्ड लेप्लियस ने की थी, जिन्होंने वर्ष 1842 में कुछ पुस्तकों को चयन कर प्रकाशित कराया था। तो ये जो पुस्तक थी साथियों 1842 में प्रकाशित कराई गई थी, 1842 में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? कह रहा है कि जो मिस्र की कला है या किस शैली का अवधारणा से संबंधित है, किस शैली की अवधारणा से संबंधित है मिस्र की कला शैली? आत्माओं से, प्राणियों से, पशु एवं पौधों से, जल से। तो किससे संबंधित है साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, मिस्र की जो कला शैली थी साथियों यह आत्माओं से संबंधित थी। किससे संबंधित थी साथियों? आत्माओं से। क्योंकि ऊपर भी आपने देखा है कि मृतकों से संबंधित जो आत्मा थे उसी से ही ये कला शैली जानी जाती है साथियों, है ना। इसका जो संबंध है आत्माओं से था। प्राचीन मिस्र में मृत देह को ना, प्राचीन मिस्र में मृत जो मरा हुआ शरीर होता है, देह होता है, उसमें मम्मी के रूप में सुरक्षित उसको रखा जाता था, कुछ मसाला वसाला लगा के। हाँ, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? ना, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि गुफाओं पर या महलों पर? तो प्रारंभिक ईसाई काल के जो चित्र सर्वप्रथम दोस्तों बनाए गए थे वो समाधि तथा गुफाओं पर ही बनाए हुए मिलते हैं। तो यहाँ आपका जो सी वाला आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची और भरौत स्तूप किस काल में बना? कह रहा है कि सांची और भरौत का जो स्तूप था वह किस काल में बनाया गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों अपने आप में। सांची और भरौत स्तूप किस काल में बना? गुप्त काल में, शुंग काल में? न कौन कौन सा स्तूप था? सांची और भरौत का स्तूप, दो स्तूप हैं। तो किस काल में बना? गुप्त काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो सांची और भरौत का जो स्तूप बना था साथियों ये शुंग काल में बनाया गया था। कब बना था साथियों? शुंग काल में बना था। यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। यह मौर्य काल में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा 84,000 जो स्तूप बनाए गए थे उन्हीं में साथियों ये था भरौत का स्तूप और सांची का स्तूप, जो शुंग काल की देन है, शुंग शासकों द्वारा बनाया गया था। इस सांची अगर देखा जाए साथियों तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश में है और जिला कौन सा है? रायसेन जिला में है। अब भरौत साथियों कहाँ है? भरौत जो है ये भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पे है भरौत? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची स्तूप का जो समय था साथियों 1989 माना जाता है, 1989 में इसका जो था
इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था सांची स्तूप को। अगला है आपका सांची की साल भंजिका, क्या कर है, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की हैं? आंध्र काल की, गुप्त काल की, सिंधु घाटी काल की या चंदेल काल की? तो सांची की जो साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ थी ना, तो यहाँ पे चारों आंसरों में जो मित्रों सही होगा वो आपका होगा आंध्र काल का। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची की जो साल भंजिका अच्छी मूर्ति थी तो आंध्र काल की थी। ये आंध्र काल का मतलब आंध्र सातवाहन काल के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी की मानी जाती है ना। ये अजंता की जो 30 गुफा मंदिर आप सुने उन्हीं पहाड़ियों को भी काट कर बनाया गया था। अगला है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? कह रहे हैं कि कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में रामचरितमानस की रचना हुई थी? हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे या शाहजहां थे? तो कौन सा शासक था जिसके समय में रामचरितमानस की रचना हुई थी साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, अपने आप में पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका होगा अकबर, कौन थे साथियों? अकबर। अकबर के ही शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था या रचना किया था साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, कारण कि जो बिहार गुफा है इन्हें क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है, कमरा कहा जाता है या संघाराम कहा जाता है या स्तूप? तो क्या कहा जाता है बिहार गुफाओं को? तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? संघाराम। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। तो इस प्रकार से यहाँ आपका जो सी वाला आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका साथियों। ना इसमें क्या होता था साथियों, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे, जो संघ होता था, संघाराम जिसे बोला जाता है, यह भिक्षुओं के रहने का क्या होता था? स्थान होता था ना। अब बौद्ध भिक्षुओं को जो प्रारंभिक पूजा स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे स्तूप कहा जाता है। जहाँ बौद्ध भिक्षु होते हैं और पूजा करते हैं उसे स्तूप कहा जाता था। चैत्य जो होते हैं घोड़े की नाल की आकार के बनाए जाते थे, इन्हें चैत्य कहा जाता था साथियों। अगला है तारीखे ए अल्फी क्या है? अगला जो आपका प्रश्न है वो है तारीखे ए अल्फी क्या है? मुगल इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है या कश्मीर का इतिहास है? तो तारीखे ए अल्फी क्या है साथियों? ना तो यहाँ पे इस प्रश्न में साथियों जो आंसर यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका ईरान का इतिहास। तारीखे अल्फी क्या है साथियों? तो ईरान का इतिहास है। क्या है साथियों? ईरान का इतिहास है। तारीखे अल्फी में इतिहास, ईरान के इतिहास का ही वर्णन मिलता है। इसकी जो रचना हुई थी 1582 में अकबर द्वारा की गया था साथियों। कब किया गया था? 1582 में अकबर द्वारा किया गया था तारीखे अल्फी का इतिहास। तो ईरान के इतिहास का वर्णन है साथियों इसमें ना। जिस समय तारीखे अल्फी की रचना हुई थी उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अहमद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था साथियों? मौलाना अहमद को। इसमें अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी के इतिहास का भी वर्णन देखने को मिलता है साथियों। अगला है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है ना। तो वेदों की जो रचना हुई साथियों किस भाषा में? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में, देवनागरी में, फारसी में या संस्कृत में? तो वेदों की जो रचना मानी जाती है साथियों वो आपकी संस्कृत भाषा में मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी साथियों। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध जो थे अपना जो मुख्य उपदेश देते साथियों वो पाली भाषा में, मगधी में, प्राकृत में या सौर सैनी में? तो किस भाषा में देते थे साथियों? तो बुद्ध का जो उपदेश था साथियों पाली भाषा में ही दिया करते थे, इसलिए यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा
ना। उस समय जो पाली भाषा थी ये सामान्य जनता की भाषा थी, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे। बौद्ध साहित्य को अगर देखा जाए साथियों तो क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, यह भी पाली भाषा में ही है साथियों। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है साथियों, आगम कहा जाता है, और यह अर्धमगधी में लिखा गया था, अर्धमगधी या प्राकृत में लिखा गया था। अगला है आपका बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है। करेक्ट, जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक ना, विनय पिटक कैसा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया, हिंदी में, अपभ्रंश में, पाली में या संस्कृत में, तो किस भाषा में लिखा गया है विनय पिटक। तो विनय पिटक जो है साथियों ये विनय पिटक जो है साथियों ये सी, तो यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन है। कारक, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है इसके जो निर्माण करता शासक है कौन है वो साथियों, ये भी खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका होगा मौर्य होंगे, कुषाण होंगे, शुंग होंगे या गुप्त होंगे, तो कौन थे धमेक स्तूप के निर्माण करता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर साथियों मौर्य वंश के शासक थे, तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सारनाथ में ही स्थित है साथियों। यह एक बेलनाकार कैसा इमारत साथियों, एक बेलनाकार इमारत है जिसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है और पत्थर एवं ईंटों की बनी हुई है साथियों। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, ये भी खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि अशोककालीन जो स्तंभ बनाए गए उसके शीर्ष भाग पर कैसी आकृतियां हैं, किन चीज़ों की आकृतियां हैं, यह चिड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की। तो यहाँ पे साथियों जो क्वेश्चन सही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वो पशुओं का था। किसका था साथियों, पशुओं का। यहाँ डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। पशुओं में जैसे गज था, अश्व थे, बैल थे और सिंह थे, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर थे। अगला है आपका प्रश्न आज का, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। न कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जो थे किस बौद्ध संगत का आयोजन वो किए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, किस बौद्ध संगत का आयोजन सम्राट अशोक ने कराया था साथियों न। तो यहाँ पे जो आंसर है साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है साथियों एग्जाम में, और बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अशोक ने ही तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन किया था, जो तृतीय बौद्ध संगत था उसी का ही आयोजन अशोक ने कराया था। तो यहाँ पे तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा ना। अगला है आपका अशोकन पिलर, क्या है साथियों, अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ कहाँ साथियों, बिहार में है। कहाँ है साथियों, बिहार में है। तो उसकी ऊंचाई कितनी बताई गई, अशोक द्वारा अशोकन पिलर जो है जिसे लौरिया नंदनगढ़ बिहार में रखा गया है उसकी ऊंचाई कितनी है, 9.5 मीटर, 9.6 मीटर, 9.7 मीटर या 9.8 मीटर। तो उसकी ऊंचाई की बात पूछ रहा है कि कितनी उसकी ऊंचाई है। तो अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है साथियों, तो वो उसकी जो ऊंचाई है 9.7 मीटर है। कितना साथियों, 9.7 मीटर है ना। इसका जो व्यास है साथियों 35 इंच है। व्यास कितना है इसका साथियों, जो व्यास है 35 इंच है, और जो शिखर है यानी कि ऊंचाई शीर्ष भाग का वो 26 इंच है। कितना साथियों, 26 इंच है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी है। कहने का मतलब अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसपे मोर का चित्र बना हुआ है, मयूर या मोर का चित्र बना हुआ है आकृति में। तो ये है आखिरी और आज के लास्ट क्वेश्चन साथियों। तो देखिए इलाहाबाद है, सारनाथ है, लुम्बिनी में या नंदनगढ़ में, तो किस पे मयूर सिंहासन साथियों बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा चारों में साथियों, और लौरिया के नंदनगढ़ का जो अभिलेख था उसी पे ही मयूर का चित्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये कहाँ है साथियों, ये बिहार में स्तंभ है।
बिहार के चंपारण जिले में। कहाँ है ये? बिहार के चंपारण जिले में स्थित है साथियों। ना इसी के साथ एक ध्यान रखिएगा, अशोक का जो शाहनवाज गढ़ी का जो और मानसेहरा का अभिलेख था, ये खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ मिलता है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आता हूँ तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब